नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल कक्षा 12। वैसे हम मानव भूगोल कक्षा 12 में हम पाठ नंबर 1, 2, 3, 4 तक हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 5 द्वितीयक क्रियाओं की। तो आइए शुरुआत करते हैं मानव भूगोल कक्षा 12 अध्याय नंबर 5 द्वितीयक क्रियाओं की। देखिए, द्वितीयक क्रियाएँ क्या होती है। अगर हम द्वितीयक क्रियाओं की बात करें तो द्वितीयक क्रियाओं में जो कच्चे माल पर आधारित जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनका रूपांतरण किया जाता है। जैसे गेहूं से जो गेहूं का आटा होता है उससे बिस्किट बनाना, गन्ने से गुड़ या चीनी बनाना, ये सभी प्रकार की, जैसे कपास से जो है वस्त्र वगैरह बनाना। तो द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें वस्तुओं का रूपांतरण किया जाता है उद्योगों में। तो देखिए, द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं। कच्चे माल का रूपांतरण करना ही द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? कच्चे माल के रूपांतरण करने को ही द्वितीयक क्रिया कहते हैं। विनिर्माण, इसमें द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आती हैं। इनमें कच्चे माल का पुनः निर्माण किया जाता है और कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो विनिर्माण से क्या तात्पर्य? देखिए, विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन, मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करना ही विनिर्माण कहलाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि गेहूं के आटे से बिस्किट बनाना है, या फिर गन्ने से गुड़ या चीनी बनाना है, या कपास से वस्त्र बनाना है। इस तरह से विभिन्न उद्योगों में जिन वस्तुओं का जो कच्ची वस्तुएं होती है इनसे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती है तो वह विनिर्माण करना कहलाती है। उन्हें ही द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। तो विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है, इसमें कच्ची वस्तुओं का पुनः निर्माण किया जाता है। जो कच्ची वस्तुएं होती हैं इनका इसमें क्या किया जाता है? पुनः निर्माण किया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गेहूं के आटे से बिस्किट बनाना और भी कई प्रकार की वस्तुएं बनाना इसमें द्वितीयक क्रियाओं में आती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे विनिर्माण की, तो विनिर्माण से आशय होता है किसी वस्तु का पुनः उत्पादन करना। जैसे कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को से हम उद्योग में उस वस्तु को ले जा करके कोई नई वस्तु बना लेते हैं तो वह विनिर्माण करना कहलाता है। इसमें देखिए, विनिर्माण में वैसे हम बात करें तो आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, कि वर्तमान में जो बहुत बड़े पैमाने पर जो विनिर्माण हो रहा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वैसे इम्पोर्टेंट भी हैं, पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वर्तमान समय में क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो कच्ची वस्तुएं वगैरह है इनको उद्योगों में ले जाया जाता है और उद्योगों में ले जा करके इनसे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर विनिर्माण किया जाता है। जो उद्योग होते हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है वस्तुओं का। तो आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कुछ विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली विशेषता, कौशल का विशिष्टीकरण अथवा उत्पादन की विधियां। इसमें आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। देखिए, इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कुशलताओं के द्वारा विभिन्न कारखानों में आदेशानुसार वस्तुओं को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनानी है तो वस्तु बनाने से पहले कच्ची वस्तुएं जो होती हैं उनसे उन वस्तुओं को बनाया जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है कि कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है। कुशलता के द्वारा विभिन्न कारखानों में इसमें कार्य किया जाता है और वो कार्य जो किया जाता है वो भी आदेशानुसार किया जाता है कि जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो श्रमिकों को आदेश देता है और उसी आदेश के अकॉर्डिंग जो है वो श्रमिक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कुशलता के द्वारा विभिन्न कारखानों में आदेशानुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाना। इसमें प्रत्येक कारीगर जो होते हैं अपने कौशल से निरंतर कार्य करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, कुशलता के द्वारा विभिन्न कारखानों में आदेशानुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन जो किया जाता है उसमें विशिष्ट श्रमिक ही कार्य करते हैं। जो कुशलता प्राप्त श्रमिक होते हैं वो निरंतर कार्य करते रहते हैं।
तो देखिए इसमें कारीगर अपने कौशल से निरंतर कार्य करते रहते हैं और नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, कौन कौन सी उत्पादन की विधियां हैं और उसमें किस कुशलता के साथ में कौन कौन सी वस्तुओं का जो है श्रमिकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है वो आता है। तो पहली विशेषता हो गई आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की। अगली विशेषता है यंत्रीकरण। देखिए यंत्रीकरण की हम बात करें तो वर्तमान समय में जितने भी कारखाने हैं उन सभी में विभिन्न यंत्रों की सहायता से कार्य किया जाता है, मशीनों की सहायता से कार्य किया जाता है। तो इसमें क्या आता है यंत्रीकरण में, देखिए इसमें किसी कार्यों को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कच्चे वस्तुएं होती है, उन कच्ची वस्तुओं को किसी कारखाने में ले जाया जाता है। तो कारखाने में जब वहां ले जाया जाता है और उन कच्ची वस्तुओं से कोई नई वस्तु का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो वहां जो नई वस्तु बनाई जा रही है वो नई वस्तु कहीं न कहीं मशीनों से बनाई जाती है। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े यंत्र होते हैं और इनकी सहायता से कार्य किया जाता है, जिसे यंत्रीकरण कहा जाता है। तो ये यंत्रीकरण आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की दूसरी विशेषता है, जिसमें समस्त कार्य यंत्रों या मशीनों की सहायता से किया जाता था। आगे है प्रौद्योगिकी नवाचार। इसमें अगली विशेषता आती प्रौद्योगिकी नवाचार। वर्तमान युग वैसे बात करें तो नवाचार का ही एक युग है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य किया जाता है। और ये कार्य जो किए जाते हैं ये विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता के द्वारा ही किए जाते हैं और इसमें नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार की बात करें तो इसमें वर्तमान समय में जिन वस्तुओं का पुनर्निर्माण किया जाता है वो एक नई नई विधियों के माध्यम से किया जाता है और नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार में क्या है। इसमें विभिन्न प्रकार के शोध व तकनीकी ज्ञान की सहायता से नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं और उन शोध कार्य और तकनीकी ज्ञान की सहायता से नई नई वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये प्रौद्योगिकी नवाचार हुआ। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे अगली विशेषता की, अनियमित भौगोलिक वितरण। देखिए वर्तमान समय में हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है वो बड़े बड़े देशों में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। जैसे भारत में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं और वैसे ही अन्य देशों में अमेरिका है, चाइना है या फिर जितने भी देश हैं उन सभी देशों में ऐसे उद्योग स्थापित किए गए हैं। लेकिन ये उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहां पर उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। अगर मान लीजिए उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो वहीं पर कच्चे माल को जो है उद्योगों में ले जा करके वहाँ उद्योगों में नई वस्तुओं का निर्माण कर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि उद्योगों को एक नई राह मिलेगी और उद्योग अच्छी तरह से चल पाएंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, दूर दराज क्षेत्रों से कच्ची वस्तुओं को मंगवाना नहीं पड़ेगा। तो अनियमित भौगोलिक वितरण में क्या है, देखिए उद्योगों का वितरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसे भारत में अलग उद्योग है, चाइना में अलग उद्योग है, अमेरिका में अलग उद्योग है, ऐसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उद्योग है। विश्व के कुल भागों पर उद्योग अधिक है। देखो विश्व के कुछ ऐसे भाग है जहां बहुत ज़्यादा उद्योग है और कुछ ऐसे भाग है जहां उद्योगों की कमी है। तो यहाँ पर विश्व के कुछ भागों पर जो है उद्योग अधिक है और कुछ भागों पर कम उद्योग है। और उन्हीं स्थानों पर अगर हम बात करें उद्योगों की तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जाए जहां उत्पादन लागत कम आए। देखिए यहाँ पर हम बात करें अनियमित भौगोलिक वितरण की तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि भाई उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से हो जाए। जैसे मान लीजिए कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र है तो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास में जो है शक्कर उद्योग या गुड़ उद्योग स्थापित कर दिया जाना चाहिए ताकि दूर दराज क्षेत्रों तक गन्ने को ले जाया न जाना पड़े। अगर दूर दराज क्षेत्रों तक इन्हें ले जाया जाएगा तो यहाँ तक कि जो लागत क्षमता भी ज़्यादा आएगी, साथ ही साथ ये एक ऐसा
कच्चा माल है गन्ना, जिनमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना होती है जब दूर दराज क्षेत्रों तक ले जाएंगे। तो ऐसे उद्योगों को जो है कच्चे माल वाले स्थानों पर ही स्थापित कर देना चाहिए, जैसे गुड़ उद्योग, चीनी उद्योग वगैरह गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास ही स्थापित किया जाना चाहिए। बात करें कपास की, तो कपास जो होता है इससे कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़ा उद्योग भी कपास जहां अधिक मात्रा में उपलब्ध है उन्हीं स्थानों पर स्थापित करना चाहिए, ताकि दूर दराज क्षेत्रों तक न ले जाया जाना पड़े कपास को, और वहीं पर ही जो है कपास जो पास में उद्योग होगा वहीं पर ही खपत हो जाए और वहीं पर वहाँ कपास से कपड़े का उत्पादन कर लिया जाए। तो अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब यही है कि उद्योगों का वितरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा उद्योग है तो कहीं जगह पर बहुत कम उद्योग है। ये हुई बात आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं की, जिसमें पहली विशेषता कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियाँ थी, दूसरी विशेषता यंत्रीकरण, फिर प्रौद्योगिकी नवाचार और अनियमित भौगोलिक वितरण। आगे हम बात करेंगे द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण उद्योग से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हम द्वितीयक क्रियाओं में आज बात करेंगे आधुनिक निर्माण की विशेषताओं की। तो आइए शुरुआत करते हैं आधुनिक निर्माण की विशेषताएं कि वर्तमान समय में निर्माण की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है। देखिए, जो भी निर्माण कार्य किया जाता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का पुनर्निर्माण किया जाता है, ये जटिल माध्यम से किया जाता है। मतलब किसी चीज का निर्माण करना इतना सरल नहीं है, और विभिन्न प्रकार के जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र की सहायता से आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कैसे किया जाता है? जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र की सहायता से। तो आधुनिक निर्माण की विशेषताओं में प्रमुख जो पहली विशेषता है वह है एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। यह क्या है? एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। आगे है अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से ही अधिक माल का उत्पादन करना। वर्तमान समय में निर्माण की विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ जो है आ चुकी है, उसके माध्यम से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो है कम श्रम में ही और बात करें तो कम लागत में ही अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर लिया जाता है। तो अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से ही अधिक माल का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। आगे अगली विशेषता है इसकी अधिक पूंजी। देखिए, वर्तमान समय में पूंजी की बात करें तो अधिक पूंजी की सहायता से विभिन्न प्रकार की जटिल क्रियाएं भी आसानी से संभव कर ली जाती हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आसानी से निर्माण कर लिया जाता है। वर्तमान में उद्योगों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और उस पूंजी की सहायता से ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। फिर है बड़े संगठन। वैसे उद्योगों की बात करें तो उद्योगों को बड़े बड़े संगठन चलाते हैं। बड़े संगठनों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संचालन किया जाता है। इसके बाद में प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। जो प्रशासकीय अधिकारी वर्ग है ये भी विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योगों का संचालन करते हैं। तो ये थी आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता थी कि यह एक क्या है? जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है। और दूसरी विशेषता थी अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। तीसरी विशेषता थी अधिक पूंजी और चौथी विशेषता बड़े संगठन और फिर प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। तो ये थी आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं। आगे हम बात करेंगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कि उद्योगों की स्थिति को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं कि आखिर ये कारक कौन कौन से हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की। देखिए, उद्योगों की स्थिति को ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, इन कारकों की चर्चा करते हैं। देखिए क्या है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है बाजार तक अभिगम्यता। मतलब उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां बाजार नज़दीक हो। अगर बाजार नज़दीक होंगे वहां पर हम उद्योग स्थापित करेंगे तो बाजार तक जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो कारखानों में उद्योगों में विनिर्मित की गई उनको बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और वो वस्तुएं पास के बाजार में ही खपत हो सकती है। इसलिए हमें उद्योगों को ऐसे स्थानों पर ही स्थापित किया जाना चाहिए जहां बाजार पास में हो। देखिए क्या है,
बाजार तक अभिगम्यता, उद्योगों को बाजारों के पास से ही स्थापित किया जाना चाहिए। उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए? बाजार के पास ही, ताकि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उद्योगों में जो निर्मित होकर जो वस्तुएं आई हैं वो पास के बाजारों में ही खपत हो सके। आगे है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक में कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। देखिए कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता क्या है? कच्चे माल वाले स्थानों पर ही उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए, जहां पर कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जहां कच्चे माल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उन्हीं स्थानों पर उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है और यहाँ कपास उत्पादित होती है, कपास उत्पादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कपास होती है, तो यहाँ पर उद्योग स्थापित कर देना चाहिए, क्योंकि इस उद्योग में इस कपास से क्या बनेगा? कपड़ा। तो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जहां उपलब्ध होते हैं उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित कर देना चाहिए। वैसे ही जैसे गन्ना है, मान लीजिए जो गन्ना उत्पादित क्षेत्र है जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ना होता है, वहां पर शक्कर उद्योग और जो गुड़ उद्योग है वो स्थापित कर देना चाहिए, ताकि जो है कच्चा माल उन उद्योगों को वहाँ पास वाले क्षेत्रों से ही आसानी से मिल सके। ये था कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। आगे है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। देखिए वैसे हर उद्योगों में श्रम की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान समय में लगातार यंत्रीकरण का प्रयोग बढ़ रहा है, मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे क्या है कि श्रमिकों की आवश्यकता कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी जो सुपरिष्कृत श्रमिक होता है उसकी आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि जो यंत्र मशीन वगैरह होती है इनको चलाता भी तो श्रमिक ही है ना। तो श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता क्या है? देखिए उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए जो उद्योग होते हैं इनमें श्रम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, श्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता, इसलिए उद्योगों की अवस्थिति में श्रम क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान में बढ़ते यंत्रीकरण ने उद्योगों में श्रमिकों की संख्या को कम कर दिया। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के जो मशीनें आई है, जो यंत्र आए हैं, उनके कारण जो श्रमिक होते हैं उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन फिर भी उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भले ही विभिन्न प्रकार के मशीनें आए, विभिन्न प्रकार के यंत्र आए, उससे हाँ यहाँ तक कि जो श्रमिक होते हैं उनकी संख्या तो कम हो रही है, लेकिन फिर भी उन मशीनों को चलाने के लिए श्रमिकों की जरूरत जरूर होती है। इसलिए जो श्रमिक होते हैं वो परिष्कृत श्रमिक जो होते हैं ना, वही इन मशीनों को, यंत्रों को चला सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इन यंत्रों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए क्या है? परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। मतलब जो कच्चे माल हैं, इन कच्चे माल को कारखानों तक लाने और ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता क्या है? देखिए जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, उन उद्योगों में जितने भी जो कच्चे माल हैं उनको पहुंचाने के लिए एक परिष्कृत यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल को कारखानों तक लाने ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन की आवश्यकता। तो ये था परिवहन और संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। आगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। देखिए जो उद्योग होते हैं, इन उद्योगों में शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें ऊर्जा वाले स्रोतों के समीप ही स्थापित करना चाहिए। देखिए जो विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, इन उद्योगों में जो मशीनें या यंत्र वगैरह जो चलते हैं, मशीनें चलते हैं, इन मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। इसलिए जहाँ विद्युत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, शक्ति के साधन जहाँ पर्याप्त मात्रा में है, उन शक्ति के साधनों या ऊर्जा के साधनों के पास ही उद्योगों को स्थापित करना चाहिए, ताकि उन्हें जो है ऊर्जा उन वहाँ जो शक्ति के साधन है वहाँ से आसानी से मिल सके। आगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। क्या है समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता? देखिए प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग भी लाभान्वित होते हैं। देखिए अगर हम
जो एक मुख्य उद्योग होगा, मुख्य उद्योग जो है वहाँ पर छोटे छोटे और उद्योग स्थापित करेंगे तो वहाँ पर हमें जो है विभिन्न प्रकार के लाभ पहुँचेंगे। क्या लाभ पहुँचेंगे? क्योंकि जो बड़ा उद्योग होगा वहाँ पर हम छोटे उद्योग स्थापित करेंगे तो बड़े उद्योगों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं वगैरह, जो सामग्रियाँ वगैरह हैं, वो छोटे उद्योगों को आसानी से मिल जाएगी। तो प्रधान उद्योगों की समीपता से अन्य अनेक उद्योग भी लाभान्वित होते हैं तथा इनसे बचत की प्राप्ति होती है। अगर बड़ा उद्योग है पास में और जो छोटे छोटे उद्योग है इनको भी बचत होती है इससे। आगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है सरकारी नीति। क्या है सरकारी नीति? देखिए, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। बताइए कि संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार कौन सी नीति अपनाती है? तो संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। अलग अलग प्रदेशों की अपनी अलग अलग नीतियां होती हैं जो सरकार के द्वारा बनाई हुई होती हैं। तो सरकारी नीति में यही है कि सरकार जो है संतुलित आर्थिक विकास हेतु जो है प्रादेशिक नीति अपनाती है। ये थे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। देखिए, हम बात कर रहे थे विनिर्माण से संबंधित उद्योग की। विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें तो जो इसका वर्गीकरण है, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण है उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। और इन्हीं जो है कच्चा माल, उत्पाद, स्वामित्व के आधार पर ही हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं कि उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण की। हम उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें तो जो उद्योग होते हैं ये उद्योग आते हैं द्वितीयक क्रियाओं में। किसमें? द्वितीयक क्रियाओं में या द्वितीयक उद्योगों में। देखो, द्वितीयक उद्योग जो होते हैं इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। ये विनिर्माण से संबंधित कार्य, सभी प्रकार के जो विनिर्माण से संबंधित कार्य हैं वो उद्योगों में किया जाता है। जैसे कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल को हम विभिन्न प्रकार की मंडियों में ले जाते हैं और उन मंडियों के माध्यम से वो कच्चा माल इन उद्योगों तक पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद उस कच्चे माल से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को आकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है कि आकार के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योगों की बात करें तो आकार के आधार पर उद्योग होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? देखिए 3 प्रकार। कुटीर या घरेलू उद्योग। अगर हम कुटीर या घरेलू उद्योग की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्य आते हैं। छोटे छोटे ऐसे कार्य जिन्हें व्यक्ति अपने घर पर ही हाथों की सहायता से कर लेता है वह कुटीर या घरेलू उद्योग कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है घरेलू, मतलब घरेलू स्तर पर किए जाने वाले कार्य। इसमें कौन से कार्य आते हैं? घरेलू स्तर पर किए जाने वाले कार्य। घरेलू स्तर पर किए जाने वाले कार्य इसमें आते हैं घरेलू उद्योग में। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिन्हें व्यक्ति अपने घर पर ही हाथों की सहायता से कर लेता है वह क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। तो इसमें कार्य किसकी सहायता से किया जाता है? हाथों की सहायता से। मशीनों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण की बात करें तो गलीचे बनाना, चटाइयाँ बनाना, दरियाँ बनाना, टोकरियाँ बनाना, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना, विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य आते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योगों में पहला उद्योग था कुटीर या घरेलू उद्योग। वे उद्योग जिन्हें व्यक्ति घरेलू स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के जैसे चटाइयाँ वगैरह बनाना, गलीचे वगैरह बनाना ऐसे कार्य करता है वो घरेलू या कुटीर उद्योग कहलाता है। इसमें कार्य हाथों की सहायता से किया जाता है, मशीनों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद में अगला आकार के आधार पर उद्योग है छोटे पैमाने के उद्योग। देखिए, छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं ये भी वैसे बिल्कुल बहुत छोटे छोटे कार्य में ही आता है, लेकिन इसमें कार्य व्यक्ति करता तो है लेकिन अपने घर के स्तर पर नहीं, घरेलू स्तर पर इसमें कार्य नहीं किया जाता, बल्कि इसमें घर से बाहर कार्य किया जाता है। जैसे छोटे छोटे उद्योग होते हैं, व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता है और उन उद्योगों में जाकर के छोटे छोटे कार्य करना प्रारंभ करता है। वो क्या कहलाते हैं? वो छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। तो इसमें कार्य किया जाता है घर से बाहर विभिन्न कारखानों में। छोटे पैमाने के उद्योग
इनमें व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता है कमाने के लिए और घर से बाहर जाकर के जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनमें कार्य करने लगता है, जिन्हें कहा जाता है जो है छोटे पैमाने के उद्योग। ये थे छोटे पैमाने के उद्योग। इसके बाद में हम बात करेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। देखिए, बड़े पैमाने के उद्योगों की बात करें तो जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो बड़े स्तर पर किए जाते हैं। यहाँ पर विशाल बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जहाँ व्यक्ति कमाने के लिए जाता है और बड़े स्तर पर कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि विशाल बाजार होता है और इस विशाल बाजार में अधिक पूंजी की आवश्यकता से, देखो इसमें पूंजी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने में। लेकिन बड़े बड़े उद्योग तुम स्थापित कर रहे हो, उसमें एक बार पूंजी तो लगती है लेकिन मुनाफा भी उतना ही उसमें होता है। ये जो उद्योग है अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं और विश्व के सभी देशों में ऐसे उद्योग सक्रिय हैं। बड़े पैमाने के उद्योग बहुत बड़े स्तर पर स्थापित किए जाते हैं, जो बड़े बड़े देश होते हैं वहाँ स्थापित किए जाते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। इनमें जो कार्य किया जाता है वो मशीनों की सहायता से भी किया जाता है और मशीनों की सहायता से कार्य करके इनमें विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। तो ये थे आकार के आधार पर उद्योग। आगे हम बात करेंगे उद्योगों में कच्चे माल के आधार पर उद्योग। देखिए, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की बात करें तो इसमें कृषि आधारित उद्योग आएंगे, खनिज आधारित उद्योग आएंगे, रसायन आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग या पशु आधारित उद्योग। मतलब कच्चे माल पर आधारित समस्त प्रकार के उद्योग इसमें आ जाएंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों में। तो आइए देखते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। पहला है इसमें कृषि पर आधारित उद्योग। अगर कृषि पर आधारित उद्योगों की बात करेंगे तो जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है, ये सारे कृषि आधारित उद्योग हैं। कृषि आधारित उद्योगों में क्या क्या आते हैं कि कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं इसमें कृषि पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग आ जाते हैं और इसमें जैसे कपास है, कपास से वस्त्र बनाना या फिर गन्ने से गुड़ बनाना या चीनी बनाना या फिर चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, ये समस्त प्रकार के उद्योग इसमें आ जाते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में अगला उद्योग है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों की हम बात करें तो इसमें खनिजों पर आधारित उद्योग आते हैं। अब खनिजों पर आधारित उद्योग की बात करें तो इसमें धात्विक खनिज आ जाएंगे, अधात्विक खनिज आ जाएंगे। वैसे खनिज होता क्या है? देखिए, खनिज की हम बात करें, खनिज की परिभाषा की, तो खनिज क्या होता है? खनिज से क्या तात्पर्य? धरातल के अंदर, देखो धरातल के अंदर विभिन्न गहराइयों पर खोदकर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निकाली जाती है वो खनिज कहलाती है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए काम में लिए जाती है। तो खनिजों पर आधारित उद्योग की बात करें तो इसमें धात्विक खनिज आ जाते हैं और अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज और धात्विक खनिजों में सबसे पहले देखेंगे धात्विक खनिज क्या है। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं के अंश मौजूद होते हैं उन्हें ही धात्विक खनिज कहते हैं। इनमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की धातुओं के अंश होते हैं, जैसे लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज में बात करें तो लोह इस्पात वगैरह आ जाते हैं, अलोह खनिज में सोना, चांदी, तांबा वगैरह ये सब कुछ आ जाते हैं। तो ये थे धात्विक उद्योग। इसके बाद में हम बात करेंगे अधात्विक उद्योगों की। ऐसे उद्योग जिनमें धातुओं के अंश बिल्कुल नहीं होते उन्हें अधात्विक उद्योग कहते हैं। और इसमें सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं या संगमरमर है, पत्थर है, लकड़ी है, ये विभिन्न प्रकार के वस्तुएं आ जाएगी जिनमें धातुओं के अंश बिल्कुल ही नहीं होते, वो अधात्विक उद्योग कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग, जिसमें हमने पहले देखा कृषि पर आधारित उद्योग और अब देखा है खनिज पर आधारित उद्योग। आगे हम बात करेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों में रसायन आधारित उद्योग। देखिए, रसायन आधारित उद्योगों की हम बात करें तो इसमें रसायन उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आती है, जैसे पेट्रोल है, प्लास्टिक है, कृत्रिम रेशा है, ये सारे रासायनिक उद्योग में आएंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्लास्टिक या कृत्रिम रेशा वगैरह सब ये रसायन आधारित उद्योग थे। आगे हम बात करेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में वन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो वन पर आधारित होते हैं, जंगलों पर आधारित होते हैं, उन्हें ही वन आधारित उद्योग कहते हैं।
और वन आधारित उद्योग में क्या आते हैं? इमारती लकड़ी है, लाख है, गोंद है और भी विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, इसमें वन आधारित उद्योग में आते हैं। आगे है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योगों में हम बात करें तो पशुओं से प्राप्त होने वाला चमड़ा, पशुओं से प्राप्त होने वाली ऊन, सब कुछ आते हैं। तो ये पशु आधारित उद्योग जिसमें चमड़ा, ऊन वगैरह ये आ जाते हैं। ये थे कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो हमने बात की उद्योगों के वर्गीकरण की, जिसमें हमने देखा आकार के आधार पर उद्योग और कच्चे माल के आधार पर उद्योग। आगे हम देखेंगे उत्पाद के आधार पर उद्योग। उत्पाद के आधार पर उद्योग की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादन से संबंधित वस्तुएं आती हैं। जिन वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है वह उत्पाद के आधार पर उद्योग होते हैं। तो उत्पाद के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है मूलभूत उद्योग। उत्पाद के आधार पर उद्योगों में पहला उद्योग कौन सा है? मूलभूत उद्योग। जैसे लोह इस्पात उद्योग, ये हमारा मूलभूत उद्योग होता है, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है लोह इस्पात उद्योग, जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग भी है और इसे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है लोह इस्पात उद्योग को। तो मूलभूत उद्योग में लोह इस्पात उद्योग आ जाता है। इसके बाद में आता है उपभोक्ता सामान। उपभोक्ता सामान में हम बात करें अगर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आती है, जैसे वस्त्र है, वाहन है, बिस्किट बनाना है, बिस्किट वगैरह, ये सब उपभोक्ता सामान, मतलब उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सामान होते हैं वो उपभोक्ता सामान में आ जाते हैं। आगे हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अगर हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है निजी उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक उद्योग और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। निजी उद्योग क्या होते हैं? देखिए, ऐसे उद्योग जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, मतलब जिन्हें कोई व्यक्ति चला रहा होता है उन उद्योगों को, और उन उद्योगों पर उस व्यक्ति का ही अधिकार होता है, वह निजी उद्योग होता है। तो ऐसे उद्योग जो किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित होते हैं उन्हें ही निजी उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें सार्वजनिक उद्योग। देखिए, सार्वजनिक उद्योग की हम बात करें तो ये वे उद्योग होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उद्योग जिन पर सरकार का आधिपत्य होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, उसे कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, सभी को समान दृष्टि से यहाँ देखा जाता है, समान दृष्टि से कार्य दिया जाता है। ये सार्वजनिक उद्योग थे। आगे हम बात करें संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की, तो ये वे उद्योग होते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जिनमें किसी व्यक्ति विशेष प्लस अगर हम बात करें तो सरकार, दोनों का अधिकार होता है, वो संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। तो ये संयुक्त उद्योग हुआ। संयुक्त उद्योग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये निजी व्यक्ति का भी इसमें अधिकार होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी इसमें अधिकार होता है। तो निजी और सार्वजनिक दोनों ही अगर हम बात करें तो निजी और सार्वजनिक दोनों उद्योगों को मूल रूप से संयुक्त उद्योग कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही जो है सभी का अधिकार होता है। सरकारी क्षेत्र का उद्योग है वैसे तो देखें तो ये, लेकिन इसमें सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जो निजी प्लस सार्वजनिक दोनों का मिला जुला रूप होता है वो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। तो ये हुई बात विभिन्न प्रकार के उद्योगों की। और ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग था ना, इनका संचालन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इस संयुक्त क्षेत्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? संचालन की बात करें तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के द्वारा, निजी प्लस सार्वजनिक, निजी प्लस सार्वजनिक कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यह संयुक्त क्षेत्र का उद्योग हो गया। तो निजी क्षेत्र का उद्योग जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जो कोई व्यक्ति विशेष उस उद्योग को चला रहा होता है, वो निजी क्षेत्र का उद्योग होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जिनका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है वह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग होता है। और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग जिसका संचालन निजी और सार्वजनिक कंपनी के द्वारा किया जाता है वो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग हो गया। तो ये हुई बात उद्योगों के वर्गीकरण की।
उद्योगों के वर्गीकरण के बाद में हम आगे बात करेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की। देखिए, द्वितीयक क्रियाओं में अगर हम बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होते हैं उनकी क्या संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पना की बात करते हैं। देखिए क्या है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होते हैं इनका विकास वर्तमान पीढ़ी की महत्वपूर्ण विशेषता है। उच्च प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान पीढ़ी की महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि वर्तमान समय में जो पीढ़ी है इस पीढ़ी के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ये युग है ये जो युग है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के नवाचार से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण या फिर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो रही है। और इन उद्योगों को जो हम बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान पीढ़ी की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हम बात कर रहे हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या क्या है देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास वर्तमान पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर हम बात करें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की तो उच्च प्रौद्योगिकी का जो विकास है वर्तमान पीढ़ी की क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम बात करें इसमें तो इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उद्योग का निर्माण व गहन शोध किए जाते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में क्या किया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और जो इंजीनियरिंग उद्योग होते हैं इनका निर्माण करने के साथ साथ ही गहन शोध भी किया जाता है। तो इसमें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्योगों का निर्माण करने के साथ साथ ही इनका गहन शोध भी किया जाता है। आगे देखिए, इसमें संपूर्ण शक्ति का जो अधिकतर भाग होता है वो व्यावसायिक कोलर, मतलब व्यावसायिक कोलर से तात्पर्य सफेद कोलर, इनका होता है। तो इसमें संपूर्ण शक्ति का अधिकतर भाग किनका होता है, व्यावसायिक कोलर श्रमिकों का होता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में संपूर्ण शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों का होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिक व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं। और इस उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मानिए एग्जाम की दृष्टि से देखें तो देखिए, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है कि बताइए कि प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव की हम बात करें तो ये देखिए, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं जो आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं। अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं ये उद्योग, और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, हाई क्वालिटी के ये उद्योग होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए प्रौद्योगिकी ध्रुव की परिभाषा। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। ये जो उद्योग होते हैं प्रौद्योगिकी उद्योग, इनमें क्या होता है कि अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ ही ये उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। तो वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं उन्हें ही प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, ये हुई बात उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना और साथ ही प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे स्वच्छंद उद्योग। जो ये स्वच्छंद उद्योग है ये अध्याय नंबर 5 का अपना अंतिम टॉपिक है। स्वच्छंद उद्योग में क्या होता है कि ये बहुत बड़े व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, कि विभिन्न प्रकार के ऐसे स्थान जो विविधताओं से भरे हैं, अनेक प्रकार के स्थान जहां अनेक प्रकार के जो है वातावरण से संबंधित या फिर उद्योगों को स्थापित करने से संबंधित जो स्थान होते हैं वहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये वे उद्योग होते हैं जिन्हें व्यापक विविधता वाले स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के स्थान जिनमें है विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, ऐसे स्थानों पर इन्हें स्थापित किया जाता है। तो ये वे उद्योग होते हैं जिन्हें व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। साथ ही इनमें उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, उत्पादन ज़्यादा नहीं होता स्वच्छंद उद्योग में,
क्योंकि ये स्वतंत्र उद्योग होते हैं जिन्हें विविधता वाले स्थानों पर अनेक प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती है उन्हें उन स्थानों पर स्थापित किया जाता है। साथ ही इनमें उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। इनमें श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। तो स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन्हें व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं तथा जिनमें उत्पादन की मात्रा भी बहुत कम होती है तथा जिनमें श्रमिकों की संख्या भी बहुत कम होती है। क्योंकि श्रमिकों की संख्या कम क्यों होती है? क्योंकि श्रमिकों की इनमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ श्रमिक कम होते हैं। ये वे उद्योग होते हैं जो प्रदूषण मुक्त होते हैं, अर्थात कहे तो ये प्रदूषण नहीं फैलाते। बताइए ऐसे कौन से उद्योग होते हैं जो प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते? वो स्वच्छंद उद्योग होते हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते। ये हुई बात स्वच्छंद उद्योग की। तो स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिन्हें व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किया जाता है तथा जिनमें उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, साथ ही जिनमें श्रमिकों की आवश्यकता भी बहुत कम होती है तथा वे उद्योग जो प्रदूषण मुक्त होते हैं अर्थात प्रदूषण नहीं फैलाते, उन्हें ही स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। ये हुई बात मानव भूगोल कक्षा 12 अध्याय नंबर 5 की। इसी के साथ ही अध्याय नंबर 5 कक्षा 12 मानव भूगोल द्वितीय क्रियाएं जो हमारा पाठ था वो समाप्त हुआ। इस अध्याय के बाद में हम बात करें तो अध्याय नंबर 6 की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट अगले वीडियो में मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।